हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। ये लेक्चर एंशिएंट इंडिया का 17th लेक्चर है एंड आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन लैंग्वेज के बारे में। आगे बढ़ने से पहले उन सभी लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारा ये चैनल ज्वाइन किया है। फ्रेंड्स, प्रेप आईएएस ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए 3 महीने का फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआत 17 मार्च से हो चुकी है और हमारा ये इनिशिएटिव 20 जून तक चलने वाला है। काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि हमारा ये इनिशिएटिव एकदम फ्री है, आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं करना है। पूरा सिलेबस यहाँ पे हम लोग कवर करवा रहे हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे, स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों ही पोर्शन को हम लोग कवर करवा रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स और हमारे तमाम वीडियोस की पीडीएफ हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। संडे को एक तो डाउट क्लियरिंग सेशन हो रहा है और दूसरा सी सेट की क्लासेस लग रही हैं। ठीक है, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी फैकल्टी, जिसे यूपीएससी टीचिंग का या फिर यूपीएससी एग्जामिनेशन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इसलिए फ्रेंड्स, हमारा ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में हमारे इस इनिशिएटिव को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ सकें। अगर आपको डिटेल्ड शेड्यूल जानना हो, रजिस्ट्रेशन लिंक जानना हो, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जानना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। अब दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन लैंग्वेजेस। मैंने जानबूझ के काफ़ी छोटा टॉपिक आज के लिए चूज़ किया है। इसका कारण ये है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तक हमने एंशिएंट इंडिया के जितने भी लेक्चर्स लिए हैं वो लेक्चर्स काफ़ी बड़े थे, तो मुझे काफ़ी कम मौका मिला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाने का। ठीक है, इसलिए मैंने एक छोटा टॉपिक चुना ताकि हम आज इस लेक्चर में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर सकें। इस वीडियो के एंड में मैंने 20 MCQs कवर किए हैं ताकि हमारा एक क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं इंडियन लैंग्वेज की। एंड दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चंस देखेंगे तो क्लासिकल लैंग्वेज को लेके 2 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम काफ़ी क्विकली इसको कवर करेंगे। फ्रेंड्स, लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्पीच। इसका मतलब क्या हुआ? आप किस तरह से बोलते हैं उसको हम कहते हैं लैंग्वेज। और इसी के साथ दूसरी चीज़ आती है स्क्रिप्ट। एंड स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? आप किस तरह से लिखते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट के बीच का डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। बोलना मतलब लैंग्वेज और लिखना मीन्स स्क्रिप्ट। अब फ्रेंड्स, लैंग्वेज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हमको किसी सोसाइटी की लैंग्वेज के बारे में आइडिया है तो फिर हम उसके कल्चर, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी सोसाइटी एंड पॉलिटी के बारे में आसानी से पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने वैदिक पीरियड देखा था तो हमारे पास वेद थे। ठीक है, और वेद के माध्यम से ही हमको पता चला कि उस जमाने की जो सोसाइटी थी उनका कल्चर क्या था, पॉलिटी किस तरह की थी, क्योंकि हमारे पास रिटन एविडेंस अवेलेबल थे। अब फ्रेंड्स, लैंग्वेज से जुड़ा दूसरा एक की वर्ड आता है, वो है डायलेक्ट। ये क्या होता है? फ्रेंड्स, ये एक तरह की लैंग्वेज ही होती है, लेकिन इस पे लोकल एरिया का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सब हिंदी जानते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम इसके कुछ डायलेक्ट की बात करें तो जैसे भोजपुरी, ठीक है, भोजपुरी या फिर हरियाणवी, ये डायलेक्ट हो जाते हैं, एक लैंग्वेज का फॉर्म हो जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, ऐसा भी पॉसिबल है कि लैंग्वेज एक ही है और उसकी काफ़ी सारी डायलेक्ट्स हैं, और ये हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज को हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं: इंडो आर्यन ग्रुप, द्रविडियन ग्रुप, साइनो तिब्बतन ग्रुप, निग्रोइड्स, ऑस्ट्रिक एंड अदर्स। इनको हम ब्रीफली अब देखते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे पहली कैटेगरी आती है इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। अब दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है आर्यंस के साथ। जब आर्यंस की एंट्री इंडिया में होती है, उसी के साथ ये जो लैंग्वेज होती है इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है।
अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो लगभग 74 इंडियंस, ठीक है, इस ग्रुप की लैंग्वेज को बोलते हैं और इसको भी डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी है ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप्स। फ्रेंड्स, इस ग्रुप का डेवलपमेंट 1500 बीसी से स्टार्ट होता है और जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो उसका ओरिजिन इसी ग्रुप से होता है। एंड फ्रेंड्स, ये जो संस्कृत लैंग्वेज है ये काफ़ी सारी इंडियन लैंग्वेज की मदर लैंग्वेज इसको माना जाता है। फ्रेंड्स, ये वाली जो इमेज है इसमें आप संस्कृत लैंग्वेज को देख पा रहे होंगे और आप इसको पढ़ भी पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है श्री गणेशाय नमः। आप इसको क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट है देवनागरी स्क्रिप्ट और ये हम सबको आती है, इसीलिए आप इसको पढ़ पा रहे हैं। फ्रेंड्स, जब हम संस्कृत लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसके डेवलपमेंट में सबसे बड़ा इवेंट हुआ था 400 बीसी में। और इस दौरान क्या हुआ था, पनीनी ने एक बुक लिखी थी अष्टध्यायी, जो कि संस्कृत ग्रामर की सबसे पुरानी बुक मानी जाती है और इसी से काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर थे, भले वो हीनयान हो या फिर महायान हो, वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे। फॉर एग्जाम्पल महावस्तु, ये हीनयान स्कूल का एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट माना जाता है। ललित विस्तारा ये महायान टेक्स्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो अश्वघोष ने बुद्ध चरिता लिखी थी वो भी संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमने रुद्र दमन के इंस्क्रिप्शन देखे थे जूनागढ़ वाले, वहाँ पे हमको चेस्ट संस्कृत का एग्जाम्पल देखने को मिलता है, मतलब शुद्ध संस्कृत का हमको एग्जाम्पल वहाँ पे देखने को मिला था। जब हम गुप्ता पीरियड की बात करते हैं तो गुप्ता पीरियड में संस्कृत का रोल काफ़ी बढ़ जाता है। वो उनकी कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी और इवन कुछ महाकाव्य जो खंड काव्य थे, जो एपिक्स होते हैं, सेमी एपिक्स होते हैं, वो भी संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक फ़र्क था, ठीक है। जो अपर वर्णा के लोग होते थे केवल वही संस्कृत का यूज़ करते थे, जबकि जो वुमेन या फिर शूद्रा होती थी वो प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करती थी। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों, ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये है प्राकृत लैंग्वेज और यहाँ पर भी स्क्रिप्ट जो यूज़ की गई है वो है देवनागरी स्क्रिप्ट। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड दोस्तों, जब हम प्राकृत लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसकी कैटेगरी आती है मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप, जो कि 600 बीसी से 1000 एडी के बीच का पीरियड माना जाता है और इसी में प्राकृत लैंग्वेज का डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, काफ़ी सारी लैंग्वेज हैं जैसे कि अर्धमगधी, पाली, अपभ्रंशा, इन सब का ओरिजिन हमको प्राकृत लैंग्वेज से ही देखने को मिलता है और जो कॉमन पीपल होते थे, जो आम आदमी होते थे, वो प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया करते थे। अब फ्रेंड्स, ये जो प्राकृत लैंग्वेज है इसमें काफ़ी सारी लैंग्वेज हमको देखने को मिलती है, जैसे कि पाली, इसका ओरिजिन भी हमको प्राकृत लैंग्वेज से ही देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये पाली लैंग्वेज की है, ठीक है, लेकिन आप इसको समझ नहीं पा रहे होंगे क्योंकि इसमें जो स्क्रिप्ट यूज़ की गई है वो है बर्मीज स्क्रिप्ट, मतलब जो बर्मा में यूज होती थी, ठीक है, इसलिए आप इसको पढ़ नहीं पा रहे होंगे, ठीक है। जो हमने बुद्धिज्म में त्रिपिटका की बात की थी वो सभी पाली लैंग्वेज में ही लिखे गए थे। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो थेरावाड़ा बुद्धिज्म है उसमें पाली लैंग्वेज लिंगुआ फ्रेंका का काम करती थी। अब इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? लिंगुआ फ्रेंका मतलब थर्ड लैंग्वेज या फिर इसको ब्रिज लैंग्वेज भी कह सकते हैं। मतलब दो लोग अगर उनको अपनी नेटिव लैंग्वेज एक दूसरे को नहीं आती है तो वो इस भाषा में बात कर सकते थे, मतलब दोनों को पाली लैंग्वेज आती थी और इसी तरह से दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, इसलिए इसको कहते हैं लिंगुआ फ्रेंका। ये टर्म आपको याद होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, इसके बाद आती है मगधी प्राकृत या फिर अर्ध मगधी, ठीक है। इसका ओरिजिन भी प्राकृत से ही हमको देखने को मिलता है और ऐसा कहा जाता है कि जो बुद्धा एंड महावीरा थे, ठीक है, वो अर्ध मगधी में ही लोगों से बात किया करते थे। अब फ्रेंड्स, इसके बाद आती है महाराष्ट्रीय प्राकृत, ठीक है। इसका डेवलपमेंट 9th सेंचुरी एडी में होता है, ठीक है। अगर हम बात करें मराठी एंड कोंकणी की तो उसका प्रीडिसेसर महाराष्ट्रीय प्राकृत को माना जाता है, जो कि सातवाहन डायनेस्टी की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। इसके अलावा ईलू एंड पेशाची, इन दोनों लैंग्वेज का ओरिजिन भी प्राकृत लैंग्वेज से ही माना जाता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट लैंग्वेज है अपभ्रंशा, जिसका ओरिजिन भी प्राकृत से ही है। 6th से 7th सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट होता है,
ठीक है। इसको करप्ट या फिर नॉन ग्रामेटिकल लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, इसको एक ट्रांजिशन फेज कहते हैं। जब हम मिडिल से मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप की बात करते हैं तो उसका ट्रांजिशन फेज अपभ्रंशा मानी जाती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप्स की, और इसमें वो तमाम लैंग्वेज देखने को मिलती हैं जो हम आज यूज़ करते हैं, जैसे कि हिंदी, असामीज़, बंगाली, गुजराती, सिंधी, उड़िया, उर्दू, ये सब इसी कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है द्रविडियन ग्रुप। फ्रेंड्स, इस ग्रुप में वो लैंग्वेज होती हैं जो कि साउथ पार्ट में बोली जाती हैं। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 25% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इस ग्रुप की लैंग्वेज को बोलती हैं। इसको फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड साउदर्न, एंड ये टोटल 21 लैंग्वेज हमको देखने को मिलती है। पहला ग्रुप है नॉर्दर्न ग्रुप, एंड दोस्तों इसमें 3 लैंग्वेज हैं, ब्रहुई, माल्टो एंड कुरुख, ठीक है। सेकेंड जो कैटेगरी आती है वो है सेंट्रल ग्रुप। यहाँ पे हमको 11 लैंग्वेज देखने को मिलती हैं, जैसे कि गोंडी, खोंड, मांडा एंड तेलुगु। दोस्तों इनमें से केवल तेलुगु ही एक सिविलाइज्ड लैंग्वेज बन पाती है, जो कि आंध्रा और जो तेलंगाना वाला एरिया है वहाँ पे बोली जाती हैं। बाकी की 10 जो लैंग्वेज हैं वो ट्राइबल लैंग्वेज मानी जाती हैं। अगला ग्रुप आता है साउदर्न ग्रुप, और यहाँ पे हमको 7 लैंग्वेज देखने को मिलती हैं, जैसे कि कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, तुलु, कोडागु, टोडा एंड कोटा। एंड फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है वो है तमिल लैंग्वेज। अब फ्रेंड्स, अगर हम साउथ की 4 मेजर लैंग्वेज की बात करें तो वो कौन कौन सी हैं? तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा एंड मलयालम। एंड इसमें जो मलयालम है वो सबसे स्मॉलेस्ट एंड सबसे यंगेस्ट ग्रुप माना जाता है। आई होप दोस्तों ये इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट वन इज साइनो तिब्बतन ग्रुप। फ्रेंड्स, ये जो लैंग्वेज होती है ये मंगोलॉइड फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। हिमालय, नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बंगाल, असम, जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर है वहाँ पे इनको बोला जाता है, और ये लैंग्वेज इंडो आर्यन लैंग्वेज से भी पुरानी मानी जाती हैं, ठीक है। और इनको संस्कृत लिटरेचर में किरातास के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों आपको याद रखना होगा। बाय पॉपुलेशन केवल 0.6% इंडियन पॉपुलेशन इन लैंग्वेज का यूज करती है। अब दोस्तों ये जो साइनो तिब्बतन ग्रुप है इसमें भी हमको काफ़ी सारे ग्रुप देखने को मिलते हैं, जैसे कि नंबर 1 इज तिब्बतो बर्मन, ठीक है। इसमें जैसे तिब्बतन एरिया है जहाँ पे सिक्किमीज, भूटिया इस तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। हिमालयन एरिया है जहाँ पे किन्नूरू, लिम्बू इस तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। नॉर्थ असम, असम बर्मीज, ये सब इसी कैटेगरी में आती हैं। दोस्तों ये नाम आपको याद नहीं रखने हैं, ठीक है, केवल आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंडो आर्यन और जो द्रविडियन ग्रुप है वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेकेंड ग्रुप आता है सियामीज चाइनीज, और इसमें कौन सी लैंग्वेज है? अहोम, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब दोस्तों अगली कैटेगरी है ऑस्ट्रिक। इसमें बेसिकली वो लैंग्वेज आती है जो ट्राइबल लोग जो होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं, जैसे कि मुंडा एंड कोल, ठीक है, जो हमारा सेंट्रल ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहाँ पे इसको बोली जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें एंशियंट संस्कृत लिटरेचर की तो उसमें इन लैंग्वेज को निषाद के नाम से जाना गया है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। इस ग्रुप की सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है संथली, जो कि झारखंड, बिहार और बंगाल के जो संथल ट्राइबल लोग होते हैं वो इसको यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिकल लैंग्वेज। दोस्तों इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीलिम्स में, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर। फ्रेंड्स क्लासिकल लैंग्वेज की शुरुआत इंडिया में 2004 से होती है। अब सवाल उठता है कि किसी लैंग्वेज को क्लासिकल कब माना जाता है, उसके क्या क्राइटेरिया हैं। तो पहला क्राइटेरिया है हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट एंड रिकॉर्डेड हिस्ट्री, मतलब वो जो लैंग्वेज है वो काफ़ी प्राचीन होनी चाहिए, लगभग 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? अ बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर या फिर टेक्स्ट, मतलब दोस्तों कुछ लिटरेरी एविडेंस, कुछ टेक्स्ट हमारे पास होने चाहिए उस लैंग्वेज में जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहे हैं। तीसरा क्या है कि जो लिटरेरी ट्रेडिशन है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, किसी दूसरी स्पीच कम्युनिटी से
बोरो नहीं होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब दोस्तों ओरिजिनल माल होना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट जो कैटेगरी है वो क्या है कि ये जो क्लासिकल लैंग्वेज होगी और ये जो लिटरेचर होगा ये मॉडर्न लैंग्वेज या फिर मॉडर्न लिटरेचर से डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। इसके अलावा देयर में ऑल्सो बी अ डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म्स। मतलब दोस्तों अगर कोई क्लासिकल लैंग्वेज है, ऑब्वियसली बात है काफ़ी पुरानी होगी, तो ये भी हो सकता है कि उसकी जो करंट फॉर्म है और क्लासिकल लैंग्वेज में एक डिसकॉन्टिन्यूटी हो, तो उसको भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। आई होप आप इन सारे फीचर्स को, क्राइटेरिया को समझ गए होंगे। अब दोस्तों आज की डेट में केवल 6 ही ऐसी लैंग्वेज हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़ा एंड उड़िया। अब दोस्तों सवाल आता है कि जब आप किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देते हो तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स, ये आप उस लैंग्वेज के लिए इस्टेब्लिश कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेज, इसको सेटअप किया जाएगा। और जो तीसरा और जो आखिरी पॉइंट है वो क्या है कि जो यूजीसी है वो क्लासिकल लैंग्वेज के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कुछ प्रोफेशनल चेयर्स इस्टेब्लिश करेगा। तो ये तीनों पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बन सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये तो हो गया लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं एंशिएंट स्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, राइटिंग सिस्टम। हमने ऑलरेडी ब्राह्मी एंड खरोष्टी के बारे में बात की हुई है। फ्रेंड्स ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है इसको मदर ऑफ स्क्रिप्ट्स कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही हमको देखने को मिलता है। हमने पहले देखा था कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है उनमें मोस्टली ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज हुआ है। इसको डेसिफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो सेकेंड स्क्रिप्ट आती है वो है खरोष्टी स्क्रिप्ट। एंड दोस्तों खरोष्टी स्क्रिप्ट को भी जेम्स प्रिंसेप ने ही डेसिफर किया था, और जो गंधार वाला एरिया है, जो अफगानिस्तान वाला एरिया है, उसमें इसको यूज़ किया जाता था। अब दोस्तों ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है इसमें भी हमको फेज वाइज डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नॉर्दर्न ब्राह्मी एंड साउदर्न ब्राह्मी। ठीक है, अगर हम नॉर्दर्न ब्राह्मी की बात करें तो 4th सेंचुरी में गुप्ता स्क्रिप्ट इससे डेवलप होती है, 6th सेंचुरी में सिद्धम स्क्रिप्ट, ठीक है, 8th सेंचुरी में शारदा एंड 10th सेंचुरी में नागरी स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट ब्राह्मी से ही होता है। एंड दोस्तों जो गुजराती स्क्रिप्ट है, जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, उसका ओरिजिन नागरी स्क्रिप्ट से ही हुआ है और नागरी का ओरिजिन ब्राह्मी स्क्रिप्ट से हुआ है। अगर हम साउथ वाले एरिया की बात करें तो वहाँ पे हमको वट्टे लुट्टू स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, ग्रंथ स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये जो टेबल है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब दोस्तों हम थोड़ा सा ब्रीफली जो दूसरी स्क्रिप्ट है उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि ये जो स्क्रिप्ट आप देख रहे हैं ये है वाटे लुट्टू स्क्रिप्ट। एंड दोस्तों ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तमिल लैंग्वेज इसी में लिखी जाती है। देन कदम्बा स्क्रिप्ट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कन्नड़ तेलुगु है वो इसी में लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ग्रंथ स्क्रिप्ट। फ्रेंड्स ये क्यों फेमस है, क्योंकि जो मलयालम है वो इसी में लिखी जाती है। एंड फ्रेंड्स जब हम बृहदेश्वर टेम्पल की बात करते हैं तो वहाँ पे हमको इसी स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक था जो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। ठीक है, 20 क्वेश्चंस हैं जिसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि द थीम ऑफ मारा विजया ड्यूरिंग बुद्धाज महापरिनिर्वाणा वॉज डिपिक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स। दोस्तों ये हमने डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। इसका आंसर है अजंता केव्स। फ्रेंड्स मारा विजया की थीम जो है हमको अजंता केव में देखने को मिलती है। फ्रेंड्स ये वो स्कल्पचर है जहाँ पे मारा विजय की थीम हमको देखने को मिलती है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको भूमि स्पर्श मुद्रा देखने को मिल रही होगी। ये सीन वो है जब मारा मीन्स डिजायर्स पे बुद्धा विजय पा लेते हैं। ठीक है, तो वो वाला सीन यहाँ पे बताया हुआ है और ये हमको कहाँ देखने को मिलती है, अजंता केव्स में।
एंड फ्रेंड्स इसके बारे में डिटेल्स आपको इस स्लाइड में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे कथक डांस के संबंध में हमको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। नंबर 1, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, ड्रामा एंड नैरेटिव्स। फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट सही है, हमने डिस्कस किया था। सेकेंड वन इज इट इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस एसोसिएटेड विद हिंदुस्तानी म्यूजिक। दोस्तों ये भी सही है, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इट वॉज नॉट अलाउड टू बी परफॉर्म्ड इन मुगल कोर्ट्स। फ्रेंड्स ये तो गलत है, काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलता है इस वाली लैंग्वेज पे मुगल्स का, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा, 1 and 2 मीन्स ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे फ्रेंड्स गोमतेश्वर स्टेचू के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए। दोस्तों ये भी हमने डिस्कस नहीं किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम जैनिज्म की बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट है इट इज़ द स्टेचू ऑफ लास्ट जैन तीर्थंकरा, ठीक है। नंबर 2 इज इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर मेड ऑफ ग्रेनाइट स्टोन। और तीसरा स्टेटमेंट है इट वॉज कमीशन्ड बाय काकाटिया किंग्स ऑफ वारंगल। फ्रेंड्स ये जो गोमतेश्वर स्टेचू है ये बाहुबली, जो लॉर्ड बाहुबली हैं उसका स्टेचू होता है, जो कि जो पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ या फिर ऋषभदेव उनके बेटे थे, ठीक है दोस्तों। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है ग्रेनाइट का। फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट सही है। और तीसरा क्या है कि जो काकाटिया किंग्स थे उन्होंने इसको कमीशन करवाया था। दोस्तों ये गलत है, किन्होंने करवाया था हम आगे देखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 ओनली, मतलब बी। अब फ्रेंड्स ये जो इमेज है ये गोमतेश्वर स्टेचू है और यहाँ पे आपको लॉर्ड बाहुबली दिख रहे होंगे। एंड दोस्तों इनको किसने कमीशन करवाया था, चामुंडराय ने, जो कि गंगा किंग्स के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिस पे सवाल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे हमको फोक म्यूजिक दिया हुआ है और स्टेट दिया हुआ है और हमको पेयर्स को मैच करना है। अब दोस्तों पांडवानी छत्तीसगढ़, फ्रेंड्स हमने तीजन बाई डिस्कस की थी, ठीक है। तो जो पहला जो पेयर है वो तो सही है। दूसरा है मांडो गोवा, फ्रेंड्स ये भी सही है। और तीसरा है लमन उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने हमको थोड़ा सा घुमा दिया है। ये जो लमन जो फोक म्यूजिक है ये कहाँ का है, ये हिमाचल प्रदेश का है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली, ऑप्शन ए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे कुचिपुड़ी डांस को लेके 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। नंबर 1, बैलेंसिंग द फीट ऑन द रिम ऑफ ए ब्रास प्लेट। दोस्तों इसको क्या कहते हैं, तरंगम। ये हमने डिस्कस किया था कि ब्रास प्लेट के ऊपर बैलेंस बनाया जाता है और सिर के ऊपर एक कलश या फिर घड़ा रखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमको सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है, तो ये दोनों तो सही हैं। और तीसरा क्या है, वियरिंग कलरफुल मास्क बाय द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। दोस्तों ये तो गलत है, ये कहाँ पे था, जो कथकली था उसमें ऐसा होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली, ऑप्शन ए। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे नाट्य, नृत्य और नृत्य इनसे जुड़े 3 डिफरेंट एस्पेक्ट दिए गए हैं और हमको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। नाट्य रिप्रेजेंट्स ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्रामा। अब दोस्तों ये तो सही है, हमने डिस्कस किया था, नाट्य मतलब ड्रामा होता है। सेकंड क्या है, नृत्य, इसमें प्योर डांस आता है। दोस्तों ये तो गलत है, क्योंकि नृत्य में हमको इमोशंस देखने को मिलते हैं एंड प्योर डांस हमको नृत्य में देखने को मिलता है। तो 2 and 3 दोनों गलत हो जाएंगे और सही जवाब क्या होगा, 1 ओनली। एंड दोस्तों वो कौन सा टेक्स्ट था जिसमें इन तीनों के बारे में बताया गया है, उसका नाम है अभिनय दर्पण, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 7, जहां पे हमको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। जहांगीर वॉज ए ग्रेट पेंटर ऑफ हिज टाइम्स। दोस्तों सही बात है, हमने डिस्कस किया था। पोर्ट्रेट पेंटिंग बिकेम फैशनेबल ड्यूरिंग द राइन ऑफ जहांगीर, ये भी सही है, हमने डिस्कस किया था।
नंबर 3 क्या है, दशवंत एंड बासवान वर फेमस पेंटर्स इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। फ्रेंड्स ये सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये दोनों अकबर के कोर्ट में हुआ करते थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए, 1 and 2 ओनली। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, जहां पे नागरा आर्किटेक्चर से जुड़े 3 स्टेटमेंट हमको दिए गए हैं और बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। द एंटायर टेम्पल इज बिल्ट ऑन ए स्टोन प्लेटफॉर्म। दोस्तों हमने कंदारिया महादेव देखा था, तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है कि एंट्री करने के लिए आपको बड़े बड़े गेटवेज बनाने होंगे। दोस्तों ये गलत है, ये तो हमने साउथ में देखा था। और तीसरा क्या है कि गर्भगृह के ऊपर हमेशा टॉलेस्ट टावर लगा रहेगा। फ्रेंड्स ये सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट सही है। जो गर्भगृह होगा वहीं पे हमको सबसे बड़ा शिखर देखने को मिलता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली। अब फ्रेंड्स अगला आता है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे पेंटिंग्स दी हुई हैं और रीजन्स दिए हुए हैं, हमको मैच करना है। नंबर 1 पिथोरो या फिर पिथोरा। फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया था। पिथोरा कहाँ की होती है? ये होती है एमपी, गुजरात, राजस्थान, ये वाला जो एरिया है वहाँ पे हमको पिथोरा पेंटिंग देखने को मिलती है। तो फर्स्ट तो गलत हो गया, तो ना तो बी होगा ना सी होगा। देन मिथिला। फ्रेंड्स ये जो मधुबनी वाली पेंटिंग है ये सही बात है, बिहार में ही होती है। वर्ली महाराष्ट्र, ये हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 and 3 ओनली, ऑप्शन डी, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, जहां पे हमको पूछा गया है चोक, जो कि एक डांस का पोज है, इसका सही डिस्क्रिप्शन क्या है। नंबर 1 है टेक्निक इन ओडिसी डांस, जहां पे एक जो लेग है वो बेंट होती है। फ्रेंड्स ये तो त्रिभंगा पोजीशन है, ये गलत हो जाएगा। कथकली का एक एस्पेक्ट है। फ्रेंड्स आप बताइए सही होगा कि नहीं होगा? ये सही नहीं है, क्योंकि चौक हमने डिस्कस किया था, वो ओडिसी डांस का एक पोस्चर है जिसमें मस्कुलिन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11। फ्रेंड्स यहाँ पे हमको एक थिएटर फॉर्म पहचाननी है और हमको क्या हिंट दिया हुआ है कि ये महाराष्ट्र एंड गोवा का एक थिएटर है। अब दोस्तों अगर आपको थिएटर पता होंगे तो आप पता कर सकते हो कि यक्षगणा नहीं होगा, क्योंकि वो तो कहाँ पे होता है, साउथ में होता है। कृष्ण अट्टम भी नहीं होगा, ये भी साउथ में होता है। रासलीला भी नहीं होगा, क्योंकि ये कहाँ पे होगा, ये तो यूपी वाले पोर्शन में होगा। तो इसका जवाब होगा बी, दशावतार। तो दोस्तों देखिए सवाल पढ़ने से पहले ही हमने इसका आंसर निकाल लिया है। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, दशावतार। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पे हमको 3 आर्ट फॉर्म दी हुई हैं और बताना है कि इनमें से कौन सी आर्ट फॉर्म स्नेक की थीम से जुड़ी हुई है। अब फ्रेंड्स कालबेलिया डांस, राजस्थान। दोस्तों इसमें जो वुमेन होती हैं वो ब्लैक कपड़े पहनती हैं और जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है बीन, इसलिए इसकी थीम स्नेक वाली ही होती है। दूसरा है मंजूषा पेंटिंग। फ्रेंड्स ये तो हमने डिस्कस किया ही था। और लास्ट वन है चुंदन वलम ऑफ केरला। फ्रेंड्स ये स्नेक बोट इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो तीनों ही आर्ट फॉर्म है इसका संबंध स्नेक के साथ है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1, 2 and 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें सत्रिय डांस के बारे में 3 स्टेटमेंट हमको दिए गए हैं। सबसे पहला, इसमें कृष्णा की स्टोरीज को नरेट किया जाता है। दोस्तों बताइए सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, क्योंकि वैष्णविज्म का संबंध था इस स्कूल के साथ। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन मोनेस्ट्रीज। दोस्तों उन मोनेस्ट्रीज को क्या बोलते हैं, सतराज, ये हमने डिस्कस किया था, तो ये भी सही है। और तीसरा क्या है कि खोल एंड फ्लूट इनका यूज किया जाता है। दोस्तों ये भी सही है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1, 2 and 3। दोस्तों आपको हर डांस फॉर्म के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए जहां तक क्लासिकल डांस फॉर्म की बात है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, जहां पे कुडियट्टम और मुडियट्टू के बारे में हमसे पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि ये दोनों ही केरला के ट्रेडिशनल फोक थिएटर हैं। दूसरा क्या है, वाइल कुडियट्टम डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ भद्रकाली, मुडियट्टू इज बेस्ड ऑन संस्कृत थिएटर ट्रेडिशन। और तीसरा क्या है,
While Mudiyattu is recognized under UNESCO's list of intangible cultural heritage, कुडियट्टम इज नॉट। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब ये हमने डिस्कस नहीं किया है, हमने कुडियट्टम डिस्कस किया था लेकिन मुडियट्टू हमने डिस्कस नहीं किया था। और यहाँ पे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फ्रेंड्स हमने देखा था कि कुडियट्टम एक संस्कृत थिएटर है, तो जो स्टेटमेंट 2 है वो तो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 क्या है कि मुडियट्टू को शामिल किया गया है लेकिन कुडियट्टम को शामिल नहीं किया गया है। फ्रेंड्स इन दोनों को ही शामिल किया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और पहला स्टेटमेंट क्या है, कुडियट्टम एंड मुडियट्टू ये दोनों ही फोक थिएटर हैं केरला के। फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 और 3 मतलब ऑप्शन ए। अब दोस्तों इसके बारे में डिटेल में मैंने यहाँ पे बात की है। कुडियट्टम तो हमने डिस्कस किया ही था, जो मुडियट्टू है उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों अगला है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें भरतनाट्यम और जो ओडिसी डांस है उसको लेके 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहला, भरतनाट्यम इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन हिंदुस्तानी म्यूजिक। दोस्तों ये सही है क्या? ये तो साउथ का डांस है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, त्रिभंगा पोजीशन जो है वो भरतनाट्यम में मिलती हैं जबकि ओडिसी में नहीं मिलती हैं। फ्रेंड्स ओडिसी का तो मुख्य जो मुद्रा है वो त्रिभंगा ही है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु के टेम्पल्स में इसका ओरिजिन हुआ था, जबकि ओडिसी का ओरिजिन विलेज फोक ट्रेडिशन है। फ्रेंड्स हमने देखा था देवदासी और हमने बात की थी महारीस की, तो दोस्तों इन दोनों का ही ओरिजिन टेम्पल्स में हुआ था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नन, ठीक है। अब दोस्तों अगला है क्वेश्चन नंबर 16, जहां पे पपेट फॉर्म और स्टेट दिया हुआ है और हमें उसको मैच करना है। पहला है कठपुतली। अब दोस्तों ये महाराष्ट्र में होता है क्या? ये तो राजस्थान में होता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ना तो बी होगा और ना डी होगा, ठीक है। कुंदेही उड़ीसा, ये तो सही है। एंड तीसरा क्या है, पावाकुट्टू। अब दोस्तों पावाकुट्टू कहाँ पे होता है? ये होता है केरला में, तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो गलत हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 ओनली, 16 का आंसर हो जाएगा ए। अब दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, जहाँ पे साहित्य अकादमी जब किसी लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस देती है तो उसका कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है 1500 से 2000 साल की हिस्ट्री होनी चाहिए, हमने डिस्कस किया, ये तो सही है। दूसरा, एंशियंट लिटरेचर की बॉडी होनी चाहिए, ये भी सही है। तीसरा, ओरिजिनल होना चाहिए, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नो डिसकॉन्टिन्यूटी। फ्रेंड्स डिसकॉन्टिन्यूटी हो सकती है, ये हमने डिस्कस किया था, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेनाइट समाधि बुद्धा स्टेच्यू ये किस कंट्री में लोकेटेड है। एंड 2019 में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इसकी रेप्लिका उनको दी गई थी। अब दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका जवाब है श्रीलंका। ऐसा श्रीलंका में हुआ था दोस्तों, और इसके बारे में डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स श्रीलंका में आपको लार्जेस्ट ग्रेनाइट सीटेड बुद्धा का स्टेचू देखने को मिलता है और उसका नाम क्या है, राम बोध गला बुद्धा स्टेचू। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19, इसमें जो नागरा बिल्डिंग होती है, जो आर्किटेक्चर होता है, उसमें फमसाना जो फीचर है उसको लेके 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। और हमसे पूछा है कि कौन सा सही है। नंबर 1, in this structure roof are composed of several slabs that gently rise to a single point over the center of the building। फ्रेंड्स हमने बात की थी कि जो शिखर है वो 3 तरह का होता है। एक हमने रेखा प्रसाद देखा था जिसमें कर्व आपको देखने को मिलेगा, एक हमने देखा था स्ट्रेट लाइन, और इसको हमने फमसाना कहा था। तो दोस्तों ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा क्या है कि इन नॉर्थ इंडिया फमसाना डिजाइन इज मोस्टली यूज्ड फॉर द गर्भगृह। अब दोस्तों ये सही है कि गलत है? फमसाना हमको गर्भगृह के ऊपर मिलता है कि नहीं मिलता, आप बताइए।
नहीं दोस्तों, ये गलत है। वहां पे हमको रेखा प्रसाद देखने को मिलता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ओनली, मतलब वन ओनली। फ्रेंड्स, जो फमसाना डिजाइन है वो हमको मंडपा के ऊपर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस स्लाइड में भी मेंशन है, तो आप यहां से अपने नोट्स बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आज का आखिरी क्वेश्चन है, कृष्णा मंडप के बारे में पूछा गया है। द कृष्णा मंडप विच इज नोन फॉर ए मैग्निफिशिएंट पैनल कॉल्ड गोवर्धन अधिकारी पोर्ट्रेइंग लॉर्ड कृष्णा होल्डिंग अप द मिथिकल गोवर्धन हिल, उसको डिपिक्ट किया है। दोस्तों, ये कहां पे है ये हमने डिस्कस किया था, और इसका क्रेडिट किस डायनेस्टी को जाता है ये सवाल पूछा गया है। दोस्तों, ये हमने डिस्कस किया था जब हमने पल्लवा आर्किटेक्चर के बारे में बात की थी। वहाँ पे हमने आपको काफ़ी सारे पैनल्स दिखाए थे। उसमें एक पैनल था जिसमें जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो गोवर्धन पर्वत को उन्होंने हाथ में लिया हुआ है। एंड दोस्तों, यही सवाल पूछा गया है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पल्लवा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपका रिवीजन हुआ होगा। हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, थैंक यू।